नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके लगातार संख्या बल बढ़ा रही भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लग सकता है। यह दावा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अमोल मिटकरी का। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, जो लंबे समय से बीजेपी में हाशिए में धकेल दी गई हैं, वो बहुत जल्दी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकती हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे बहुत अच्छे से जानते हैं। इतना ही नहीं, जब से पंकजा मुंडे एकनाथ खड़से से मिली हैं, लगातार उन्हें सताया जा रहा है। अमोल मिटकरी के इस दावे के बाद से पंकजा मुंडे की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, इसलिए इस बात को हवा मिली है और चर्चा है कि पंकजा मुंडे ने चौंकी इस बात का खंडन नहीं किया। वो पार्टी पर या तो दबाव बनाना चाहती है और या तो वाकई में पार्टी छोड़ने के लिए उत्सुक है। इसी बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR राव ने ऐसी बात कर दी है मीडिया के सामने कि जिससे पंकजा मुंडे हो सकता है कि उनकी ऑफर को मान ले। KCR राव ने कहा है कि वो पंकजा मुंडे को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए उत्सुक हैं, तैयार हैं। पंकजा मुंडे ने इस मामले में भी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। तो आखिर पंकजा मुंडे बीजेपी से नाराज चल रही हैं, ये तो सभी को ही जानते हैं। क्या पंकजा मुंडे बीजेपी को क्विट कर सकती हैं? अगर क्विट करेंगी तो उसका नतीजा क्या हो सकता है? क्या पंकजा मुंडे ऐसा कदम उठाएंगी और यदि ऐसा कदम उठाएंगी तो बीजेपी पर क्या असर होगा? आज के एपिसोड में हम इस विषय पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र की राजनीति के बिल्कुल हर एक मामले के विशेषज्ञ अमय तिरोडकर। अमय तिरोडकर जो है वो जाना पहचाना नाम है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के रिपोर्टर्स में। महाराष्ट्र के रूरल पार्ट में उन्होंने बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग की है और उनकी रिपोर्ट जो है वो बहुत ही सीरियसली ली जाती है। अमय, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। तो अमय, आपका क्या कहना है, ये जिस तरह की बातें चल रही है, ये क्या सिर्फ हवा उड़ाई जा रही है या ऐसा कुछ हो भी सकता है? मयूर भाई धन्यवाद। पहली बात तो ये हमें शुरू करनी चाहिए कि ये जो अमोल मिटकरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनको उनकी पार्टी में कितने लोग सीरियसली लेते हैं इसके ऊपर मुझे खुद को डाउट है और उनको भी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो बात बोली है इस बार, वो सीरियस बात है। मुझे ये पता नहीं कि पंकजा मुंडे राष्ट्रवादी ज्वाइन करेगी या नहीं, एनसीपी में जाएगी या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। हमें पता है कि पंकजा का जो झगड़ा है वो पहला झगड़ा उनके चचेरे भाई के साथ, कजिन के साथ, धनंजय मुंडे के साथ है। धनंजय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक जाने पहचाने नेता है, बन चुके हैं। वो राष्ट्रवादी के बड़े नेता अजित पवार के बहुत करीबी है और उनका पार्टी में एक अपना स्थान अब बन चुका है। ऐसे हालात में पंकजा मुंडे को वहां जाके राष्ट्रवादी में जाके क्या मिलेगा, ये एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि पंकजा मुंडे जिंदगी में मुख्यमंत्री बनना चाहती और भाजपा में जितने मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, क्लेमेंट से, उससे कई गुना ज्यादा दावेदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। वहां पर अजित पवार है, वहां पर छगन भुजबळ है, वहां पर जयंत पाटिल है, वहां पर सुप्रिया सुळे है। इनके बीच में जाके मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है पंकजा के लिए। हाँ, वो भाजपा में रही और भाजपा के जो वरिष्ठ दो नेता है, शीर्ष दो नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों के मन में पंकजा के बारे में एक अच्छी राय बनी आगे जाके, तो शायद इसी पार्टी में रहकर मुख्यमंत्री बनना पंकजा के लिए आसान है, ना कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जाना। ये एक बात हुई। अभी राजनीति थोड़ी एक बात से चलती है, राजनीति अलग अलग बातों से चलती है। दूसरी बात यह है कि ये भी बात सही है कि पंकजा
2019 के बाद तो पूरी की पूरी राजनीति से दूर फेंक गई। एक तो वो खुद विधानसभा चुनाव उसके परली कॉन्स्टिट्यूंसी के यहाँ से हारी, धनंजय मुंडे के सामने हारी। दूसरे उनका मंत्री पद चला गया, सरकार चला गया, और राज्य के राजनीति में वो अभी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। हाँ, ऐसा मतलब इसका ये नहीं है कि उनका अपना गुट नहीं है, उनकी एक लीगेसी है। उनके पिताजी गोपीनाथ मुंडे जी, जिनके साथ मेरे बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे, उन्होंने ये पार्टी बढ़ाई। आज जो बीजेपी जो भी कुछ है, वो गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन के बदौलत इस महाराष्ट्र में है। गोपीनाथ मुंडे ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, लगभग 15 साल 20 साल संघर्ष किया है और वहां तक पहुंचे थे, लेकिन उनका बहुत ही दुर्दैवी निधन हो गया, वो गुजर गए। और उसके बाद पंकजा की एक लीगेसी शुरू हो गई, लेकिन पंकजा देवेंद्र फडणवीस के सामने टिक नहीं पाए। ये बात सही है कि देवेंद्र फडणवीस एक जमाने में गडकरी बना मुंडे की लड़ाई में, गुटबाजी में मुंडे के गुट के माने जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद पंकजा मुंडे पर वो हावी रहे और अभी पार्टी पर अच्छा खासा कंट्रोल कर रहे। ये भी बात सही है कि वो पार्टी पर कंट्रोल कर पाए क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कंटिन्यूस सपोर्ट 2014 से 19 के बीच रहा था। इसी की वजह से वो एकनाथ खड़से को मंत्रिमंडल से बाजू में जा रख पाए। वो 2019 में बहुत सारे लोगों की उन्होंने टिकट काटी, जिसमें आज के महाराष्ट्र के स्टेट प्रेसिडेंट चंद्रशेखर बावनकुळे है, भाजपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े है, एकनाथ खड़से है। तो मतलब पुराने जो बड़े नेता थे भाजपा के, उनको सबको बाजू में रख के देवेंद्र अपनी टीम देवेंद्र लेके आने की कोशिश उन्होंने की। 2019 में वो असफल रही। जब वापिस सत्ता में, मतलब उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट गिरा के जब वो वापिस सत्ता में आए, तब वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अभी उप मुख्यमंत्री पद रहना पड़ा, एक तरह से ये डिमोशन हुआ। उसके बावजूद भी आज भी उनका भाजपा पर, स्टेट भाजपा पर कंट्रोल है। ये बात कोई भी बाजू में नहीं रख सकता। पंकजा मुंडे ने पिछले 2-3 साल में बहुत कोशिश की, अपना काम दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ ना उनके पार्टी के बहुत सारे लोग जुट पाए, खड़े रह पाए। और उसी के साथ भी वो दिल्ली से, मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उनको अभी तक आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। वो अभी नेता है, जनरल सेक्रेटरी है, मध्य प्रदेश की इंचार्ज है, सब कुछ है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी उनको पैर रखने के लिए जगह नहीं दी जा रही और देवेंद्र कामयाब रहे इस सब राजनीति में। ऐसे हालात में पंकजा चाहती थी कि कम से कम उनको एक विधान परिषद, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो मेंबर बने। ऐसा माना जाता है कि देवेंद्र ने वो भी नहीं बनने दी। एक, मतलब जिस महिला के पिताजी ने इस पार्टी को महाराष्ट्र में खड़ा किया, उस महिला को एक विधान परिषद की सीट भी नहीं मिलना, वो विधायक भी नहीं होना विधान परिषद की, ये भी कितनी बड़ी बात हो सकती है और उनको कितनी चुभती होगी, वो उनको कितना वो सहती होगी, ये भी हम समझ सकते हैं। ऐसे में इसमें एक फैक्ट और भी है, इसमें एक फैक्ट मैं जोड़ना चाहूंगा कि पंकजा का पत्ता काटा, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के जिन नेताओं के ऊपर करप्शन के जबरदस्त आरोप है, उनकी बीजेपी में एंट्री हो गई। पंकजा का पत्ता करप्शन की वजह से नहीं काटा, वो एकनाथ खड़से का पत्ता करप्शन की वजह से काटा। लेकिन हाँ, ये बात है कि अभी मैं ये कह रहा हूं कि जो वो कांग्रेस और एनसीपी के लीडर्स जिनके ऊपर करप्शन के आरोप थे, वो बीजेपी में आ गए, लेकिन पंकजा के ऊपर एक भी आरोप न होने के बावजूद उनकी कहीं पर कोई एंट्री नहीं। इसका क्लियर स्ट्रैटेजी ये था कि पंकजा को राज्य की राजनीति से दूर करना है, और उसमें कुछ पैमाने पे कामयाब हो गए। पंकजा मुंडे क्या है बेसिकली, वो गोपीनाथ मुंडे साहब की लीगेसी। और गोपीनाथ मुंडे साहब की लीगेसी एग्जैक्टली क्या है, वो ओबीसी के नेता थे। उन्होंने यहाँ पर एक अलग अलग छोटी छोटी जातियों का समूह को बीजेपी की तरफ खींचा था। उसमें माली समाज के लोग थे, उसमें धनगर समाज के लोग थे, उसमें वंजारी समाज के, जहां से खुद पंकजा मुंडे और गोपीनाथ मुंडे आते, उस समाज के लोग थे। एक इक्वेशन बनाया था माधव करके, और छोटी ओबीसी जातियों का इक्वेशन बना के भाजपा को यहां तक लेके आए। तो वो लीगेसी है पंकजा के साथ। और आज भी मैं ये दावे के साथ कहता हूं, हाँ ये बात सही है कि पंकजा भाजपा की मेन स्ट्रीम राजनीति से बहुत दूर चली जा रही है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि इस महाराष्ट्र में आज भी
पंकजा मुंडे के साथ जो ये माली समाज, धनगर समाज, बंजारी समाज, छोटा शिंपी समाज, ऐसे समाज के और मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र और पार्ट ऑफ नॉर्थ महाराष्ट्र के तबके, एक छोटे तबके के जो लोग हैं, आज भी पंकजा के साथ है। वो चुप है, लेकिन आज भी वो है, क्योंकि वो गोपीनाथ मुंडे पर प्यार करते हैं, आज भी उनको अपना नेता मानते हैं। भाजपा की ये बहुत बड़ी चूक हुई है, उन्होंने पंकजा को साइडलाइन करके ये एक बहुत बड़े तबके को डिस्टर्ब कर रखा है। और आज ऐसे हालात है कि लोग ये मानने लगे कि पंकजा को जानबूझ के पॉलिटिकली खत्म करने की, मैं पॉलिटिकली वर्ड यूज कर रहा हूँ, पॉलिटिकली खत्म करने की कोशिश महाराष्ट्र बीजेपी की नेतृत्व मतलब देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, और इसको कहीं ना कहीं पंकजा मुंडे ने अभी पार्टी के ऊपर उठ के चैलेंज करना चाहिए। मैं ये पिछले कुछ सालों से सुन रहा हूँ कि पंकजा पार्टी छोड़ना चाहती है, मतलब एटलीस्ट 2019 से सुन रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूँ आर्गुमेंट पंकजा की तरफ से, मतलब डायरेक्टली पंकजा मुंडे की तरफ से नहीं, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द में लोग हैं, उन्होंने मुझे ये बहुत बार कहा है कि हम ये पार्टी क्यों छोड़े, पंकजा के पिताजी ने तो ये पार्टी बड़ी की है, कौन थे देवेंद्र फडणवीस, वो पार्टी से बेगाने कैसे हो सकते हैं? एग्जैक्टली वो मानते हैं कि मालिक हम हैं इस पार्टी के, हम क्यों छोड़े महाराष्ट्र में। तो ये मानते हैं कि ये दौर है, ये दौर गुजर जाएगा और वापिस पंकजा की जरूरत पार्टी को पड़ेगी। इसलिए एकनाथ खड़से ने पार्टी छोड़ी, लेकिन पंकजा मुंडे ने पार्टी नहीं छोड़ी। हालांकि एकनाथ खड़से बहुत बड़े नेता थे भाजपा के, उन्होंने पार्टी छोड़ी, एनसीपी ज्वाइन की। उसके पीछे ये भी कारण है कि जयगांव में कोई कंपटीशन नहीं थे एकनाथ खड़से के लिए, लेकिन हाँ। बीड़ में जब पंकजा आती है वहां पर धनंजय मुंडे कंपटीशन है। तो ऐसे हालात में एनसीपी में आके वो क्या करेगी, ये सवाल है। अगर वो पार्टी छोड़ना चाहती है तो आज के दिन उनके पास उद्धव ठाकरे ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसके पीछे कारण ये है कि अभी लगभग सब मानते हैं कि वापिस अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सत्ता में आ भी जाए और उद्धव ठाकरे की पार्टी को मतलब शिवसेना को ज्यादा वोट्स मिले, मतलब ज्यादा सीट्स उनके आई, तो भी उद्धव ठाकरे अभी मुख्यमंत्री बनने के मूड में नहीं है। आदित्य ठाकरे को अभी मुख्यमंत्री बनाना बहुत जल्दबाजी होगी। ऐसे हालात में पंकजा उनके पास अच्छा ऑप्शन आ सकता है। बीच में उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था उद्धव ठाकरे ने कि मैं महाराष्ट्र को पहली महिला मुख्यमंत्री दे दूंगा, मतलब महाराष्ट्र जो प्रोग्रेसिव स्टेट कहला जाता है वो अभी तक महिला मुख्यमंत्री नहीं दे पाई है। तो उसके वजह से ये पंकजा की चर्चा तभी भी वापस चालू हो गई थी, लेकिन उसके बारे में उसके बाद कुछ नहीं हुआ। शायद ऐसा ही हो कि अगर एक बार इस तरह का डिसीजन ले ले और वापिस अगर 2024 में भाजपा सत्ता में आ जाए, तो महाराष्ट्र में और कितने साल विपक्ष में रहना पड़ेगा ये पंकजा को इसकी गारंटी नहीं होती होगी। उसकी वजह से वो कोई कदम नहीं उठाती होगी। मतलब एक तर्क ये है, आर्गुमेंट ये कि ये पार्टी ही हमारी है, दूसरी कल की राजनीति पता नहीं क्या होने जा रही है। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर पंकजा पार्टी छोड़ती है, तो हम अभी ये सब हाइपोथेसिस है और ये राजनीति में ज्यादा अगर वगर चलता नहीं है, लेकिन मान के चलो अभी बात करने के लिए कि अगर पंकजा पार्टी छोड़ के उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ जाती है, तो हमें ये समझना चाहिए कि जब गोपीनाथ मुंडे और बाला साहब ठाकरे दोनों थे तब उनकी बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छे जबरदस्त दोस्ती, दोस्ती थी। और आपने वो ये सब कुछ देखा है। तो ऐसे हालात में उद्धव ठाकरे और पंकजा मुंडे का साथ आना मतलब गेम चेंजर है। तो आज के दिन एमवीए वैसे भी बहुत आगे चल रही है, शिवसेना और बीजेपी, मतलब शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी का जो अलायंस है उनसे बहुत आगे चल रही है, और हर एक सर्वे में चल रहे हैं, हर एक न्यूज चैनल का सर्वे आप देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा। ऐसे हालात में अगर पंकजा साथ में आ जाती है, तो मान के चलो वो बहुत ही आगे चले जाए, बहुत ही आगे चले जाएगी। मतलब उनका वोटिंग परसेंट आज जो प्रोजेक्शन 47-48% जो कि बहुत ही डिसीजिव है, वो ही 51% के आगे चला जाएगा। ये लिख के लेना, क्योंकि उस तरीके का सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ तो है ही, लेकिन पंकजा के साथ भी पंकजा बन के रहा साथ है। भी हो जाएगा। इसके ऊपर अन्याय हो रहा है। लेकिन उसके दूसरा बात मैं आपको बताता हूँ, लीडरशिप जो होती है ना, लीगेसी वाली जो बात होती है ना, वो सिद्ध भी करनी पड़ती है मयूर भाई। ऐसा नहीं होता लीगेसी में, मतलब लोग अभी वो आज आपको जनरेशन में नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं। वो ये बैंक डिपॉजिट नहीं है लीगेसी। लीगेसी मेहनत का काम होता है, हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। और ये भी बोलना चाहिए आज के दिन कि पंकजा ने 2014 के 19 ये 5 साल में वो जो मंत्री थी, उस मंत्री काल के दौरान उनका जो ओवरऑल एक काम करने का स्टाइल इफेक्टिवनेस नहीं दिखा। उसको था ही नहीं, लेकिन लोगों से कनेक्ट भी नहीं था।
मतलब मैं आपको बता दूं, मुंडे साहब कोई बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे जब 95 टू 99 के दिन, लेकिन मुंडे साहब का जो आम आदमी से कनेक्ट था वो किसी के साथ नहीं। मतलब मैं मुंडे की तुलना जो है ना, मैं बार बार कर्नाटक के येडियुरप्पा के साथ करता हूँ। हाँ, येडियुरप्पा बीजेपी के नेता है, लेकिन वो सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं, जो हमें अगर लोग तुमको बीजेपी को याद पसंद हो नहीं करते। तो हमें तुमको याद होगा बहुत अच्छे से कि गोपीनाथ मुंडे के जन्मदिन के दिन वर्षा बिल्डिंग के नीचे बहुत बड़ा शामियाना लगता था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 25-30 हजार उनके बर्थडे के दिन खाने के लिए आते थे। एम आई करेक्ट? लोग आते ही थे, और लोग कभी मुंडे को लोगों ने कभी ना आरएसएस का नेता के तौर पे नहीं देखा, हालांकि वो हाँ, बीजेपी से आते थे। मुंडे सबके नेता थे, इसकी वजह से अगर आप नांदेड़ में जाएंगे, लातूर में जाएंगे, मराठवाड़ा में कहीं पर भी जाएंगे, सोलापुर में जाएंगे, और वहां पर किसी मुसलमान को भी पूछेंगे तो वो भी मुंडे साहब के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा। नहीं आज भी पाशा नहीं। आज भी नहीं बोलेगा, और यही हालत येडियुरप्पा के बारे में कर्नाटक में है। लेकिन आप जब येडियुरप्पा को बाजू में रख देते हो तो हालात क्या हो जाती है हम देख सकते ये कर्नाटक में दिख गया एकदम साफ, लॉयलिस्ट को घर पे बिठाने का नतीजा। हैं। यही पॉलिटिक्स अब महाराष्ट्र का बन जाएगा अगर पंकजा छूट जाए। केसीआर राव इतनी कॉन्फिडेंटली, केसीआर राव के पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं। उनके पास अगर 15 लोग भी आए तो 15 भी उनके लिए गेन ही है, समझ लो एक बात को। केसीआर राव भी अगर पंकजा मुंडे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो, और वो कह रहे हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री पद का फेस बनाएंगे, लेकिन इसमें कोई ज्यादा दम नहीं दिख रहा है। केसीआर राव जो है, मीडिया स्टंटबाजी जबरदस्त चल रही है, क्या कहोगे हमें? 2% भी वोट जुटा पाए केसीआर राव अपने पार्टी के लिए महाराष्ट्र में, तो भी उनके लिए बहुत काफी है। मैं आपको सच बताता हूँ। आज की दिन है, मतलब पता नहीं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग उसको एक डिवीजन ऑफ वोट्स के तौर पे देख रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि तेलंगाना में उनकी और बीजेपी की एक लड़ाई चलती रहती है, और बहुत लोग ऐसा मानते भी है कि वो लड़ाई सिर्फ कांग्रेस को बाजू में, कांग्रेस को आउट ऑफ फोकस रखने के लिए एक नूरा कुश्ती की लड़ाई चलती है। अभी वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं, वो महाराष्ट्र में जिस एरिया में फोकस कर रहे हैं, स्पेशली मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ, ये तीनों एरिया रूरल एरिया है, और कहीं ना कहीं अ, आज के दिन एमयूए के साथ जाएंगे ऐसे एक माहौल है इस ये तीनों एरिया में। यहाँ पर आके वोट डिवीजन करना अगर चाहते केसीआर, तो 2019 में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। 2019 में ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर का अलायंस था, और उस अलायंस ने कांग्रेस और एनसीपी को लगभग 19 लोकसभा सीट्स पर डैमेज किया, और 47 असेंबली सीट्स पर डैमेज किया। लेकिन महाराष्ट्र अब समझ चुका है इस तरीके की राजनीति, और आने वाले दिनों में जो कर्नाटक में हुआ, बहुत पोलराइज होने जा रही है इलेक्शन महाराष्ट्र के, या फिर वो लोकसभा की हो या फिर विधानसभा की हो, क्योंकि ये शिवसेना जिस तरह से तोड़ी गई, जिस तरह से एमयूए सत्ते, मतलब एमयूए को सत्ता से निकाला गया, और एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट बन गई है, तो ये सब वजह से एक महाराष्ट्र में ऑलरेडी पोलराइजेशन हो चुका है लोगों का पॉलिटिकल लेवल पर। और पोलराइजर में कम्युनल लेवल पे नहीं बोलता हूँ, कि दो गुट, तगड़े गुट बन जाएगा, और इसमें से जो भी छोटा आके मस्ती करने की कोशिश करेगा उसको लोग नजरअंदाज करेंगे, उसको वोट्स नहीं देंगे। यही कर्नाटक में हुआ, हमने देखा है कि जेडीएस का जो स्ट्रांग इलाका था, उस उसको इलाके साफ कर में दिया, पब्लिक ने साफ कर दिया जेडीएस को। जो तो और जेडीएस अपने मुट्ठी जेडीएस भर एमएलए के दम पे मुख्यमंत्री पद हथिया लेती थी, वो जेडीएस अब ऐसे साफ हो गई है कि फिर कभी खड़ी होगी या नहीं, इस पर भी इस वक्त सवालिया निशान है। लेकिन अमय, मैं ये जानना चाहता हूं खड़ी कि होगी, हमारी खड़ी नहीं पूरी होगी तो चर्चा नहीं। में, हाँ वो तो भविष्य है, खैर, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या बात है कि पंकजा मुंडे को सेंटर भी नजरअंदाज कर रहा है, और देवेंद्र फडणवीस भी जो है उनको साथ में नहीं रखना चाहते? क्या नेगेटिव पॉइंट सेंटर नजरअंदाज कर रहे हैं, इसलिए देवेंद्र फडणवीस साथ नहीं रखने की हिम्मत दिखा रहे हैं। इतनी सिंपल बात है। एक्चुअली क्या है कि ये पिछले कुछ सालों में देवेंद्र फडणवीस बड़े नेता बन चुके हैं, तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े नेता है। ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि ऊपर वालों का आशीर्वाद है, इसलिए बड़े नेता लग रहे हैं। आज भी देवेंद्र के आगे पीछे ऐसे कोई नेता नहीं है कि जो अपने दम पर 5-5, 10-10 एमएलए चुन चुन के लाए, 2-5 एमपी चुना, मतलब चुन के लाए, ऐसे कोई नहीं है। अगर ऊपर की सत्ता चली जाएगी
नीचे देवेंद्र फडणवीस के आगे पीछे कौन घूमेगा ये किसी को पता नहीं। ये सही असली बात है और ये देवेंद्र फडणवीस को भी जानना चाहिए। हुआ ये है कि पत्रकारों में भी आजकल कोई लोग सच नहीं बोलते और सच ना बोलने की एक दौर चल रहा है, लेकिन ठीक है, वो उनकी उनकी अपनी राजनीति है। नहीं, मेरे बात पास ये तो यहां तक जानकारी आई है हमें कि जो पहले आशीर्वाद प्राप्त थे देवेंद्र फडणवीस को, अभी ऐसे कोई आशीर्वाद इस समय प्राप्त नहीं है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप उनकी विंग्स को जो है वो कट किया जा रहा है। उनका डिमोलिशन, उनका उनका प्रमोशन की जगह पे डिमोशन तो हुआ ही, लेकिन डिमोशन के बाद भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से एक के बाद एक करके उनको बेदखल किया जा रहा है। तुम्हें भी ऐसा लगता है? मतलब कितना बेदखल किया जाता है इसके बारे में मेरे मन में आज आशंका है, लेकिन हाँ, ये उनका डिमोशन हुआ यहाँ तक मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जिस तरह से कि अभी भी दिल्ली देवेंद्र फडणवीस जो मानते हैं उस हिसाब से चल रही है, एटलीस्ट अभी तक चल रही है। कल का मुझे पता नहीं कल क्या होने वाला है। और उसके पीछे बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स के बहुत अलग अलग आयाम है, डायमेंशंस है। केंद्र की पॉलिटिक्स का आयाम है, अमित शाह का रोल है, बी संतोष का रोल है, विनोद तावड़े का रोल है। ये सब के बारे में बोलने की आज आज समय भी नहीं है और वो ओकेजन भी नहीं है। बात ये है कि देवेंद्र फडणवीस की आज भी सुनी जा रही है, लेकिन तब तक सुनी जा रही है जब तक वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, और इसी की वजह से पंकज को नजरअंदाज किया जाता है। दूसरी बात ये है मयूर, कि आज भी अगर मान के चलो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा कि चलो पंकजा मुंडे के हाथ में महाराष्ट्र बीजेपी की बागडोर के आगे चलते हैं, तो वो देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से बहुत सारी चीजों को मैनेज कर पाते उतने वो मैनेज कर पाएंगे या नहीं, इसके बारे में डाउट है। हाँ, उनके साथ लोग आएंगे, लेकिन सिर्फ लोग साथ आने से राजनीति आजकल नहीं चलते। बहुत छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, बहुत छोटे 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 काम करके एक बड़ा पिक्चर खड़ा करना पड़ता है राजनीति में, और उसमें देवेंद्र फडणवीस माहिर है। तो उसी की वजह से उनके पास टीम है, वो पंकजा के पास टीम है। बीजेपी टीम खड़ी कर सकती है, लेकिन अभी एक साल में बीजेपी टीम खड़ी करने में मेहनत करेगी, या है वो टीम उसी को आगे रख के उसको ताकत दे के आगे जाने की कोशिश करेंगी। तो ये भी है। और महाराष्ट्र की सिचुएशन ऐसी वोलाटाइल बनते चली जा रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन। तो बीजेपी और ज्यादा नहीं, एक रिस्क उन्होंने लेके देखी शिवसेना की, वो बैकफायर हो चुकी है उनको। हाँ, गवर्नमेंट मिल गई, लेकिन बड़े लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान सहना पड़ सकता है अगर उद्धव ठाकरे आज की एमयूए इंटैक्ट रही तो। मतलब ये कैविएट है कि आज की एमयूए हाँ, इंटैक्ट, वो बड़ा नुकसान हो सकता है। इकोनॉमिक्स इसके में एक मामले वर्ड है ना, स्टेरिस पैरेबस, यानी व्हेन ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, जब यही परिस्थिति लागू रही तब। हाँ हाँ, वही यही परिस्थिति लागू हुई तब। लेकिन मतलब अगर ऐसे भी हालत में पंकजा को वापस सेंटर पॉइंट में लाना और उनके हाथ में स्टेट देना, बागडोर संभालना इतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन मतलब, और ये भाजपा की टिपिकल प्रोसीजर है। भाजपा में जब किसी का डिमोशन होता है ना, तो भी ग्रेजुअली होता है, थोड़ा थोड़ा। तो डिमोशन में ग्रेजुअली होगा, और पंकजा को अगर वापस सेंटर पॉइंट पे लाना है तो वो भी ग्रेजुअली लाया जाएगा। लेकिन आज के दिन ये सही बात है कि आज के दिन समाज में, मैं विधायकों में नहीं बोल रहा हूँ, समाज में पंकजा ज्यादा पॉपुलर है। जी अमय, बहुत बहुत शुक्रिया। अमय ने अपनी राजनैतिक रिपोर्टिंग का पूरा निचोड़ जो है वो इस 4 PM महाराष्ट्र के शो में दे दिया। उनका कहना है कि पंकजा जो है वो पार्टी से बाहर क्यों जाए, यदि पार्टी ही पंकजा के पिताजी ने खड़ी की हो तो। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय पंकजा मुंडे नाराज चल रही हैं। कई सारे पक्ष उन पर नजर गड़ाए बैठे हैं, लेकिन पंकजा न तो ना कह रही हैं और ना ही हाँ। महाराष्ट्र की राजनीति में और क्या चल रहा है जानने के लिए फॉलो कीजिए 4 PM महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद।